हेलो एमर्स, आज हम लोग केमिस्ट्री में आगे की ओर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात कर ली थी जो स्टार्टिंग थी एक्सेप्शंस के, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सेप्शन के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंत को, ठीक है। यानी कौन सा ऐसा कंडीशन है जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने समझ लिया था, अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी स्थिति में नहीं होगा, ठीक। तो चलिए बात करते हैं हम लोग एक मोस्ट फेमस रूल, ड्रैगो रूल। इसका नाम है ड्रैगोज रूल, ठीक है। ड्रैगोज रूल क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। ड्रैगोज रूल ये कहता है कि भाई आपको ये देखना है कि मान लीजिए अभी तक आप लोग किस पे ऑब्जर्वेशन करते आ रहे थे, सेंट्रल एटम पे। तो आपको ये देखना है कि मान लीजिए आपके सामने जो सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम सपोज कर लीजिए कि वो सेकेंड पीरियड वाले से बड़ा हो। सेकेंड पीरियड से क्या हो, सेकेंड वाले पीरियड से बड़ा हो। यानी आपका जो सेंट्रल एटम है वो सेकेंड वाले पीरियड से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यदि करेंगे तो अगर मान लीजिए उस सेंट्रल एटम से, चूंकि एटम तो जुड़े होंगे तो उनको बोलते हैं हम लोग सराउंडिंग एटम। और दूसरा जो कंडीशन दिया इसमें कि सराउंडिंग एटम जो होना चाहिए, उस सराउंडिंग एटम के पास जो या सराउंडिंग एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 के या तो बराबर है या तो क्या है 2.5 से कम है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम क्या है, 2.5 के बराबर है या 2.5 से कम है। और सेंट्रल एटम के पास कम से कम एट लीस्ट वन लोन पेयर है, 1 LP है। 3 कंडीशन ड्रैगो रूल ने दी है, 1 2 3। तो बोला इसने कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो अप्रोक्सीमेट, वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेट कितने के बराबर होगा, अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री के बराबर होगा। 90 डिग्री के बराबर होगा। अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री के बराबर होने का मतलब थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, 91 हो सकता है, 92, दैट मीन्स 90 के पास रहेगा, ठीक है। अभी इस रूल को आप पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तब मजा आएगा। क्या बोला इसने कि सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड में हो, सेकेंड पीरियड से बड़ा हो। दूसरा, सराउंडिंग एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 से क्या हो, कम हो या 2.5 के बराबर, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो अप्रोक्सीमेट 90 के बराबर होगा। ठीक है, चलो इसके क्या इन्फॉर्मेशन मिले कि बस यही कि 90 के बराबर होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे इसने तुरंत बोल दिया कि अगर ऐसा ये सब हो गया तो इसका सीधा अर्थ यह है, सीधा अर्थ अगर मैं समझूं, सीधा अर्थ यही है कि यहाँ पे नो हाइब्रिडाइजेशन, यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रही है। दैट इज द यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है बॉन्ड का, यानी फॉर्मेशन हो रहा है बॉन्ड का, बॉन्ड तो फॉर्मेट होंगे, सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेट करेगा ही करेगा, तो फॉर्म करेगा, लेकिन वो जो फॉर्मेशन होगा बाय नो हाइब्रिडाइजेशन, ये किससे होगा, प्योर ओवरलैपिंग से होगा। थोड़ा सा कहानी खिंच चल रही है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। भाई ये कंडीशन है, इस कंडीशन के साथ अगर सेंट्रल एटम पहुंचता है तो इसने बोला कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये कंडीशन ये बताई जा रही है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है कि हाइब्रिडाइजेशन की स्थिति बनेगी ही नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन की स्थिति क्या है, फिर कौन सी स्थिति में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो पहला कंडीशन इसने दिया कि अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड से बड़ा हो। दूसरा इसने बोला कि सराउंडिंग एटम 2.5 या 2.5 से कम वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो और सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर हो, तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा। और यहाँ से आप तुरंत समझ लीजिए कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है बॉन्ड का वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू नहीं हुआ है, यहाँ पे किसके थ्रू हुआ है, ओवरलैपिंग के थ्रू हुआ है। तो अब तुरंत माइंड क्रैक हो जाएगा, बिकॉज हमने पढ़ा है कि भैया हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तभी जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग तो एक्सेप्शन निकला था CH4 के केस में। CH4 का ही तो सोल्यूशन निकाल के आए थे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के पास। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि नहीं, फिर से लौट जाओ किसके पास, ओवरलैपिंग के पास, क्योंकि इस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो आखिर ये केसेस में ऐसा क्या हो रहा है कि आखिर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। ये तो ड्रैगो रूल ने बोल दिया कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, प्योरली ऑर्बिटल बनेगा, यानी प्योर ओवरलैपिंग होगा। तो क्वेश्चन है क्या कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या होता है। तो हम बेसिक समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, देखिए आंसर वहीं पे छुपा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन किस केस में होगा,
और ओवरलैपिंग किस केस में होगा? चलिए ओवरलैपिंग के लिए इसने क्या बोला हुआ कि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तब जाके क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा। सबसे पहला कंडीशन तो इसने यही दिया था कि अनपेयर्ड होंगे तो ही होगा, तो अनपेयर्ड होंगे तो ओवरलैपिंग होगा। हाइब्रिडाइजेशन ने पहला कंडीशन क्या रखा था? हाइब्रिडाइजेशन ने पहला कंडीशन यही बोल रखा था कि जो ऑर्बिटल की एनर्जी होगी वो ऑर्बिटल की एनर्जी या तो सेम हो या इक्वल हो या तो नियरली इक्वल हो। इसमें क्या होगा? इसमें सेंट्रल एटम अपने कुछ ऑर्बिटल के क्या करेगा? ऑर्बिटल को मिक्स करेगा। क्या करेगा? मिक्स करेगा, मिक्स करता है। और ओवरलैपिंग में एक ऑर्बिटल यानी सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल सराउंडिंग एटम के ऑर्बिटल से क्या होगा? ओवरलैप करेगा। सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल सराउंडिंग एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। तो वो ओवरलैपिंग में क्या होना चाहिए कि सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम दोनों के पास क्या होना चाहिए? उस ऑर्बिटल यानी वैलेंस ऑर्बिटल के वैलेंस सेल के ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये ओवरलैपिंग का कंडीशन था। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ने पहला बोला कि भैया सेंट्रल एटम के अगर ऑर्बिटल मिक्स होना चाहते हैं तो उनके अंदर जो एनर्जी का गैप होना चाहिए, यानी कई सारे ऑर्बिटल मिक्स होकर एक ऑर्बिटल बनाएंगे, एक ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुप करके एक कॉमन ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। तो उन सभी ऑर्बिटल का जितने भी मिक्स होने वाले हैं उन सबकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। कहने का अर्थ सर्वे सर्वा यही है कि एनर्जी का जो मतलब लेवल होना चाहिए सब में लगभग बराबर होना चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, फिर ये जब मिक्स हो जाएंगे तो मिक्स होके एक एनर्जी वाले बनाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो बेसिक तो समझ में आ रहा है हमको। तो इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ क्या, इसको मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि आखिर क्यों हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, बेसिक समझ लिया, ओवरलैपिंग का बेसिक समझ लिया। ओवरलैपिंग इसी केस में होगा जब अनपेयर्ड होंगे, तो अनपेयर्ड होंगे तो हमेशा ओवरलैपिंग होगा। और इसमें बोला कि अगर एनर्जी लेवल सेम होगा तो हर जगह हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है? तो यहाँ पे एक रूल ब्रेक हो रहा होगा ना, यानी एनर्जी का लेवल क्या हो रहा होगा? डिफरेंट हो रहा होगा, तो भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। और ये जो कंडीशन बनाए गए हैं इनसे यही हो रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है? इन सभी बातों को प्रूफ करने के लिए, तो इन सभी बातों को जब आप प्रूफ करोगे तो इसको प्रूफ करने के लिए जो लिया गया है एग्जाम्पल वो है नाइट्रोजन फैमिली का। NH3, इसके बाद क्या है? PS3, फिर ASH3, फिर है आपके पास SPH3। ठीक है, ऐसे आपके सामने लिखा गया है NH3, PS3, ASH3 और SPH3। सबको पता है कि नाइट्रोजन की फैमिली का है और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो फास्फोरस के ऊपर भी एक लोन पेयर होगा, आर्सेनिक के ऊपर भी एक लोन पेयर होगा और एंटीमनी के ऊपर भी एक लोन पेयर होगा। ठीक है, गुड। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे लेके बनाऊँ इनका स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे, जैसे यहाँ पे ये और यहाँ पे एक, यहाँ पे आर्सेनिक का बनाओगे तो ये भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएगा, ये भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएगा। यहाँ पे एक लोन पेयर SB, यहाँ पे H और H। चलो अब देखते हैं कहानी क्या होता है। इसके पास भी क्या है? एक लोन पेयर है। ठीक, अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करिएगा। तो जब इसको देखा गया, इनके अंदर बॉन्ड एंगल की कहानी देखी गई, तो ध्यान दीजिएगा। ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो, बाय एक्सपेरिमेंट में बोल सकता हूँ, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये 107 डिग्री का था इनके बीच में एंगल। ठीक है, और यहाँ पे जब देखोगे तो वो एंगल का जो हो गया, मतलब बॉन्ड एंगल इनके बीच में, यहाँ पे वो क्या हो गया? 93। यहाँ पे आओगे तो 92 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? 91, यानी कम हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक एग्जाम्पल मतलब बेसिक रीजन दूं, बेसिक रीजन तो यही होगा सर, सीधी बात है। इसमें हो क्या रहा है सर? इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? आगे की ओर जाने पे घट रही है, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा है ना भाई, क्या पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पढ़े हैं, बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। यहीं पे आप मात खा जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। दैट मीन क्या हुआ? सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो वहां पे कहानी चेंज होगी। ध्यान से समझिएगा, ये बॉन्ड एंगल और सराउंडिंग एटम की कहानी चेंज हो जाएगी। सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा मेरा सेंट्रल एटम, उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? ज्यादा। जितना कम होगा सेंट्रल एटम, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अगर इस पर्पज को मैं सराउंडिंग एटम की कंडीशन में जाऊं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, तो क्या होगा?
सर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। सराउंडिंग एटम की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटेगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, सराउंडिंग एटम से लेना देना है हमको नहीं, यहाँ पे हमको किससे लेना देना है, सेंट्रल एटम से, क्योंकि यहाँ पे सबका सराउंडिंग एटम क्या है, एच 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 है ना, एच 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 है, भाई सबके पास तो ये वाला कहानी तो लगेगा नहीं, यहाँ वाला लगाओ। यहाँ पे क्या है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। हम सबने ये देखा हुआ है कि सर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फास्फोरस से, फास्फोरस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा आर्सेनिक से, आर्सेनिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एंटीमनी से, होगा। अच्छा सर ये आप जो बोल रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे हो रही है, तो कैसे हो रही है, आखिर क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आप सबने पढ़ा हुआ है तभी आपको समझ में आएगा। चलिए अभी मैं समझा दे रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन फिलहाल में मान लीजिए कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज़्यादा, फास्फोरस की आर्सेनिक से और आर्सेनिक की एंटीमनी से। तो इसका मतलब क्या होगा कि आगे जाने पे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है, और अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आगे जाने पे घट रही है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, घटेगा, घटेगा ना, बिल्कुल। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, वही हो रहा है, 160 डिग्री से 93 गया, 93 से 92 और 92 से 91, तो तुरंत माइंड ने हिट किया, चलिए ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ ये सब बातें सही तो लिखी गई हैं, आई एक्सेप्ट इट, ठीक है भाई। साइंटिस्टों ने ये बेसिक रीजन ले लिया, सब लोगों ने मान भी लिया, हाँ सही है, अभी तक हमारा हाइब्रिडाइजेशन ब्रेक नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, सही चल रहा है सर। लेकिन लोगों के माइंड में ये चलने लगा कि थोड़ा सा मैं यहाँ से यहाँ देखूँ, ये नाइट्रोजन से फास्फोरस पे जब मैं जा रहा हूँ, तो नाइट्रोजन से फास्फोरस पे जा रहा हूँ तो गैप कितने का हो रहा है भैया, यहाँ पे हो जा रहा है कुछ ज़्यादा ही, यानी टोटल 14 डिग्री का गैप हो रहा है, 7 यानी 14 कम हो जा रहा है। लेकिन जब मैं फास्फोरस से आर्सेनिक पे जा रहा हूँ तो मात्र 1 डिग्री का गैप है, और इससे नीचे जा रहा हूँ तो 1 डिग्री का और गैप है, यानी आगे जाने पे गैप बहुत छोटा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे गैप कुछ ज्यादा ही बढ़ जा रहा है, यानी बॉन्ड एंगल कुछ ज्यादा ही छोटा हो जा रहा है अचानक से। भाई अब इतना तो है नहीं कि नाइट्रोजन फास्फोरस, मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट इट कि नाइट्रोजन फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो फास्फोरस और आर्सेनिक के भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। भाई अगर मान लो ये किस पीरियड में आता है, ये थर्ड पीरियड में आता है कि फोर्थ पीरियड में कि सेकंड पीरियड में, सेकंड में आता है सर, सेकंड में आता है, ये थर्ड में आता है, ये फोर्थ आता है, ये फिफ्थ आता है। तो सेकंड से थर्ड में जा रहा हूँ तो एक पीरियड का गैप है, थर्ड से फोर्थ जा रहा हूँ तो भी तो एक ही पीरियड का गैप है, तो पीरियड का गैप एक हो रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो उतना ही उसी अनुसार तो चेंज होनी चाहिए, हाँ या ना, कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा तो है नहीं कि नाइट्रोजन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फास्फोरस से कि बात ही अलग हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे कुछ तो ऐसा फैक्टर है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर चीज़ों को मोर ऑब्जर्व किया गया, मोर ऑब्जर्व करने के बाद ये पता लगाया गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे गैप ज़्यादा, बाकी जगह पे गैप क्या हो जा रहा है, कम। यानी बॉन्ड एंगल का गैप तो हो रहा है, मतलब बॉन्ड एंगल चेंज तो हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बहुत कम, जबकि यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो ऑब्जर्वेशन के बाद ये देखा गया कि यहाँ पे जब देखा गया और यहाँ पे देखा गया, तो यहाँ पे ये देखा गया कि ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो थ्रू द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो रहा है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी यहाँ पे जो मेरा नाइट्रोजन है उसने क्या बनाया हुआ है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए जाने के बाद ही उसने इस एस से क्या किया है, ओवरलैपिंग किया है। लेकिन यहाँ पे न पी ने अपने आप ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज किया है, ना आर्सेनिक ने और ना ही एंटीमनी ने, तो इन तीनों ने आपस में क्या किया है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया है, इन्होंने केवल और केवल क्या किया है, ओवरलैपिंग किया है, यानी ये अपना लेके आया, ये अपना लेके आया, कोई मिक्सिंग नहीं हुई है, और इन्होंने क्या कर लिया है, ओवरलैपिंग कर लिया है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग के थ्रू बना है, यानी यहाँ पे ये देखा गया कि ये क्या बना है, ओवरलैपिंग के थ्रू, जबकि यहाँ पे यानी यहाँ पे प्योर है, देखो ओवरलैपिंग तो यहाँ भी होगी लेकिन ये प्योर है, प्योर जब लगा दिए तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किया ही नहीं गया है, ओवरलैपिंग हुई है लेकिन विदाउट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के थ्रू होगी, ठीक है। अब माथा ठनका, प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था कि ये तो सेम कहानी CH4 वाली बन गई। CH4 में जब हम एज्यूम कर रहे थे ओवरलैपिंग के थ्रू, तो हमने ये पढ़ा था कि शुरुआत में हमने ये जाना था कि यार देखो CH अगर यहाँ पे है और यहाँ पे है तो इनके बीच में कितना एंगल बनना चाहिए, मैक्सिमम 90 डिग्री तो बनना चाहिए, है ना। जब हम ओवरलैपिंग के केस में गए थे तो ये देखा था कि नहीं देखा था, हम यही तो एज्यूम कर रहे थे, और ये केस तो नहीं इसी के जैसे बन गया,
यानी यहाँ पे क्या बन गया, ओवरलैपिंग वाला केस बन गया ना। जब भी ओवरलैपिंग होगी तो मैक्सिमम ये डिस्टेंस कितनी अपनी दिखा रहे होंगे, 90 डिग्री का दिखा रहे होंगे कि 90 डिग्री हम लोगों के बीच में बॉन्ड एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी ओवरलैपिंग होगी 90 डिग्री वाला केस आएगा, और यही कारण था इस चीज को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया और निकला भी यही कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कोई काम मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं बना है, और इसी बेसिस पे ड्रैगो रूल आता है। ठीक है, ड्रैगो रूल में क्या हुआ, वही तो बोला था, ध्यान से देखो, अब ऑब्जर्व करना, इसी चीज पे ड्रैगो रूल बना हुआ है। सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए आपका, सेकंड पीरियड से बड़ा होना चाहिए। देखो सेकंड पे देख रहे हैं कि ये तो हो रहा है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, लेकिन थर्ड पे गया नहीं हो रहा है, फोर्थ पे गया नहीं हो रहा है, फिफ्थ पे गया नहीं हो रहा है। दूसरा उसने क्या बोला था, दूसरा उन्होंने बोला था कि जो सराउंडिंग एटम होने चाहिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, 2.5 से कम होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर लूंगा ही नहीं, क्योंकि सब जगह पे क्या है, सेम है। और हाइड्रोजन भाई कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो कोई बेचारा कोनो निकाल लेता है उसके में से, तो कहाँ से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसका कहा उसके पास एक केटो प्रोटॉन है, एक केटो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन चलाया तो भी दिक्कत, कि वो संभाल ही नहीं पाएगा, तो कहाँ से खींचेगा, उसका तो और ही कोई खींच के लेके चला जाता है। तो हाइड्रोजन तो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बोला तो इसने सही है बिल्कुल, तो इस 2.5 से कम है कि नहीं है। पहली शर्त भी पूरी कर रहा है, दूसरी शर्त भी पूरी कर रहा है, तीसरी शर्त क्या थी कि एक लोन पेयर होना चाहिए, सब पे एक लोन पेयर है, हाँ या ना, बिल्कुल है। अब तब 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अप्रॉक्स 90 डिग्री का बन रहा है, इन हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे सेकेंड पीरियड से बड़ा नहीं है, नहीं बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है मतलब बाकी सभी कैरेक्टरिस्टिक पूरा कर रहा है, लेकिन ये पहला वाला नहीं कर रहा है कि सेंट्रल एटम मेरा सेकंड पीरियड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आपके 3 कंडीशन पूरे करेंगे तो चौथा ऑलरेडी फुलफिल्ड हो जाएगा कि 90 डिग्री वाला, लेकिन पहला ही नहीं कर रहा है इसलिए बाकी हम छोड़ देंगे। तो नाइट्रोजन नहीं कर पा रहे इसलिए हटा दिया, लेकिन बाकी कर रहे हैं ना, तो बाकी ओवरलैपिंग वाले हैं। तो हुआ क्या, क्वेश्चन आ गया अभी फिर से, अभी भी हम लोगों ने आंसर नहीं पकड़ा। ये तो हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताया कि ये हुआ और इस पे बेस्ड ड्रैगो रूल है। फिर से क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन, इनके अंदर नहीं हो रहा है, इनके अंदर हो रहा है। ठीक है, तो चलो फिर से उसको और देखते हैं। ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट देखा, वो और देखते हैं आगे। चलिए देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, हम लोगों ने जितने लोगों को लिया है बस उन्हीं को हम पकड़ेंगे। NH3 PS3, फिर आपका था ASH3 और SPH3। ठीक है भाई, हाइब्रिडाइजेशन कराना है सबका, हाइब्रिडाइजेशन अभी भूल जाओ क्या हो रहा है कहानी में। अभी हमको हाइब्रिडाइजेशन कराना है। हाइब्रिडाइजेशन कौन करेगा, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में भी कौन करेगा, तो सेंट्रल एटम में भी कौन करेगा, वैलेंस सेल के ऑर्बिटल। चलो वैलेंस सेल, नाइट्रोजन का कितना होता है भैया, 7 होता है ना। अगर मैं इसका निकालूं तो 1s2 2s2 2p कितना आएगा, यहाँ पे 7 ही है तो यहाँ पे 2p3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा ना, ये मेरा वैलेंस सेल यही बना है ना। यानी यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भरे पड़े हैं और यहाँ पे 3 ठो खाली हैं, 3 ठो अनपेयर्ड है। ठीक है, अब यही हुआ है S और P के बीच में हुआ है, तो यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। सिंपल, ये रहा आपका लोन पेयर, ये 3 ठो अनपेयर्ड, इसीलिए 3 लोगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसके पास ये लोन पेयर नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे करोगे तो इसी चीज को समझो, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3s2 3p3 हो जाएगा भाई, करना इसका लास्ट में यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4s 4p आ जाएगा इसका क्या हो जाएगा, मतलब 4s2 4p3, इसका मान लेते हैं 5s 5p3 हो गया। आ गया, चलो अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे किसके किसके बीच में हो रहा है, सर यहाँ पे हो रहा है 2s 2p के बीच में, है ना। यहाँ पे किसके बीच में हो रहा है, 3s 3p के बीच में, यहाँ पे 4s 4p के बीच में, यहाँ पे 5s 5p के बीच में हो रहा है। अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि देखो हम जितना न्यूक्लियस के पास हैं, ये रहा न्यूक्लियस को और छोटा बनाते हैं, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा उसके पहला ऑर्बिटल, ये फर्स्ट 1s है, सपोज कर लो ये 1 वाला है, ये सेकेंड वाला है। अब इस 1 के नजदीक यानी अंदर ही क्या होगा, वह s वाला होगा और p वाला होगा, क्योंकि 1 के अंदर एक ही होता है s। दूसरे के अंदर जाओगे तब तो दूसरे के अंदर ही क्या होगा, आपका s वाला भी होगा और p वाला भी। तो मैं मान लेता हूँ ऐसे, ये s, ये क्या हो गया p, चूंकि जगह कम है तो इनकी ये आपस में क्या होंगे, थोड़े पास होंगे, और एनर्जी लेवल भी इनका क्या होगा, सेम होगा लगभग, क्योंकि गैप इनके बीच में क्या नहीं रहेगा, कम। रीजन कम होने का क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। अब अगले वाले में, थर्ड वाले में जब जाओगे, चूंकि जगह नहीं बच रही है यहाँ पे देखिएगा, थर्ड वाले में जब मैं जाऊंगा, ये रहा 1 2 और ये मान लेता हूँ 3 वाले के पास जाओगे तो 3 वाले में गैप क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, तो उनके ऑर्बिटल का जो गैप होगा वो क्या होगा, थोड़ा दूर हो जाएंगे,
क्योंकि एनर्जी लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने इतना तो पढ़ा होगा अपने जीवन काल में कि ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से जितना दूर जाऊंगा मैं, न्यूक्लियस से जितना दूर जाऊंगा मैं, एनर्जी उतनी ही क्या होती है, बढ़ती है, यानी एनर्जी बढ़ने लगेगी। बढ़ने लगेगी कि नहीं बढ़ने लगेगी? यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2s2p है, तो अच्छे से समझो, ये न्यूक्लियस के नजदीक है, ये थोड़ा न्यूक्लियस से और दूर हो गए, यहाँ पे न्यूक्लियस से उससे भी ज्यादा दूर हो गए, और यहाँ पे और दूर हो गए, हो गए। तो एनर्जी मान लेता हूँ, एनर्जी यहाँ पे इवन है, इवन का मतलब यहाँ पे वन कैलोरी एनर्जी थी, वन का मतलब 1 कैलोरी मान लो, तो यहाँ पे कितनी हो गई होगी 2, यहाँ पे कितनी हो गई है 3, यहाँ पे कितनी हो गई है 4, हो गई होगी, हो गई होगी, बिल्कुल। अब थोड़ा समझना ध्यान से, ये 1 था तो 1 कैलोरी के अंदर ये 2 लोग लिए हुए हैं, इसका मतलब इसके पास इसका गैप कितना है, मान लेता हूँ ये 0.5 है, इसका क्या है 0.5 है, फिलहाल में मैं ऐसे मान रहा हूँ। यहाँ पे कितना हो गया होगा 1, यहाँ पे कितना हो गया होगा 1.5, अभी समझना ध्यान से, यहाँ पे कितना हो गया होगा 2, यानी इन ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ रही नहीं बढ़ रही है, यानी इनके अंदर एनर्जी भी बढ़ रही है। और सीधा अर्थ ये है, आप इतना कॉमन सेंस लगाइए कि एस नजदीक होता है, पी दूर होता है, जिसका मतलब एस के अंदर थोड़ी कम एनर्जी होगी, पी के अंदर ज्यादा होगी। तो अगर मैं सबके अंदर 0.5 मान लेता हूँ, यहाँ पे बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा, और दूर चले गए, तो एस क्या हो गया, दूर है, पी उससे भी दूर है, तो इसका मतलब इसके पास 1 तो नहीं होगी, इसके पास थोड़ा कम होगा, मान लेते हो यहाँ पे अभी भी कितनी है 0.5, तो इसके पास कितना हो गया 1.5, हो गया। अच्छा, इसके पास कितना है, मान लेता हूँ 1 है, तो इसके पास कितना हो गया होगा 2, इसके पास मान लेता हूँ कितना है 1.5 है, इसके पास कितना हो गया 2.5। क्या हो रहा है, गैप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और बढ़ेगा। यहाँ पे 1 अगर मान लेता हूँ मैं, सपोज कर लो 1.2 मान लेता हूँ, तो इसके अंदर और बढ़ेगा, 2.8 हो गया, हो गया, हो गया। क्या हो रहा है, एनर्जी का गैप दोनों ऑर्बिटल के बीच में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जितना दूर जाओगे उतना ही ऑर्बिटल के बीच एनर्जी का जो गैप होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। भाई जैसे सेल के अंदर जब एनर्जी, जितना दूर जाऊंगा न्यूक्लियस से, जितना दूर जाऊंगा सेल की एनर्जी बढ़ेगी, तो उनके बीच के जो ऑर्बिटल रहेंगे, यानी उनके अंदर जो ऑर्बिटल है उनके अंदर भी गैप बढ़ा होगा, और उनके अंदर भी एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे तो ठीक था, ये 2s2p के साथ कर लेगा, क्योंकि एनर्जी लेवल क्या है, सेम है, क्योंकि हाइब्रिडेशन ने पहला शर्त ही रखा है कि एनर्जी का गैप क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए, मतलब ऐसे मान लो सेम होना चाहिए या लगभग सेम होना चाहिए, या तो सेम हो तो अच्छी बात है, और थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है तो भी काम चलेगा, तो मैं मिक्स कर लूंगा। लेकिन अगर एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा हो गया तो फिर मिक्स करना पॉसिबल नहीं है। यही सेम कहानी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो काम चल जाएगा, लेकिन इनके वाले में हाइब्रिडाइजेशन हार मान लेगा और कहेगा कि यहाँ पे काम नहीं चल पाएगा, यानी मुझे पी वाले में मैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाऊंगा, एस वाले में हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाऊंगा, एसबी वाले में मैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनके ऑर्बिटल का जो गैप है वो क्या है, ज्यादा है, और हाइब्रिडेशन की जो सबसे बेसिक नीड है वही क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है। तो ड्रैगो रूल जो 4 दिए गए वो तीनों तो यही तो कर रहा है भाई। पहला बोला सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड से बड़ा होना चाहिए, तो सेकंड पीरियड से जो ही बड़ा होगा तो एनर्जी का गैप भी क्या हो जाएगा, मतलब एनर्जी का डिफरेंस ऑर्बिटल के बीच में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो गया तो सीधा मतलब हाइब्रिडेशन नहीं होगा। दूसरा उसने बोला सराउंडिंग एटम 2.5 से क्या होना चाहिए, कम। तो पहला वाला तो एकदम सीधा बता दिया है, दूसरे वाले से आपको कंफ्यूजन आ रहा है, सर क्यों आखिर 2.5 से कम क्यों रखा। 2.5 से अगर सराउंडिंग एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उससे क्या होगा, अभी दूसरे को पकड़ते हैं। फिर तीसरा क्या था कि सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर होना ही चाहिए, तो अब इन दोनों को पकड़ते हैं। आखिर इन दोनों, ये दोनों कंडीशन क्यों दिए गए, पहला वाला ही कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन को क्या कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, तो बाकी 2 कंडीशन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। समझा जाए अभी उन दोनों को, पहले वाले से तो समझ में आ गया ना कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों फेल हो रहा है यहाँ पे, ड्रैगो रूल में पहला कंडीशन क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है, आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या इफेक्ट डालती है। तो सबसे पहला हम ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टर्म ही एक ऐसा है जो इस पूरे चैप्टर में क्या हर जगह केमिस्ट्री में यूज होगा, लेकिन हम उसी को नहीं पढ़ते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे यूजेबल टॉपिक है वो सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलिए देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता, ठीक है। क्या है ये, ये है इट इज द
टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर paired of electron, sorry, it is a tendency of an atom to attract शेयर paired of electron। मतलब क्या है सर, ये किसी एटम की वो टेंडेंसी है, वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है जिसके द्वारा वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है और क्या कर सकता है, और फॉर्म पार्शियल चार्ज, और क्या कर सकता है, पार्शियल चार्ज ले सकता है। यानी किसी एटम की ये क्षमता है, कैपेबिलिटी है। मतलब समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक एटम ए है, एक एटम बी है। अब ध्यान दीजिएगा कि ए और बी में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टर्म है वो रिलेटिव टर्म है। कैसा टर्म है, रिलेटिव, यानी हम दूसरे के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो ए और बी है, तो मैंने मान लिया कि ए और बी है, ए और बी में ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ए और बी मिलके क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। पहले इन दोनों ने वादा किया कि हम दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। चलो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, ठीक है। दोनों ने शेयर किया, शेयर करके एक पेयर बना दिया, यानी सॉरी बॉन्ड बना दिया। दोनों शेयर मतलब दोनों ने शेयर किया तो पेयर बनाया। पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर हुआ और क्या बन गया, बॉन्ड। तो बॉन्ड बन गया। अब इस बॉन्ड के बनने के बाद इलेक्ट्रॉन चूंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन चूंकि लालची है, और इलेक्ट्रॉन फिर क्या चाहता है कि इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, अपनी ओर खींच ले। समझ पा रहे हैं क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक टेंडेंसी है लालच की। समझ आई बात। तो ये अपने लालच वाले कैरेक्टर के कारण इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच के रखेगा। देखो यहाँ पे मैंने बोला खींच लेगा, और खींच लेगा का अर्थ है कि अपनी ओर बस खींचे रहेगा। ये नहीं करेगा कि अब उसका छीन के और लेके रख ले अपने एटम के अंदर, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं। अगर उसने ऐसा कर दिया तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, बस खींचेगा, रिपेल कर लेगा। दैट मीन्स इससे ये लगे कि वो श्योरिटी अपनी जो लालच की, जैसे देखिएगा ध्यान से, कुछ लोग होते हैं, जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए माँ बाप हैं सबके, ठीक है, माँ बाप के 2 लड़के, ठीक है ना, एक राजू है, एक मोहन है, ठीक है, राजू और मोहन, राजू और मोहन के माँ बाप है। अब इसमें हुआ क्या कि ध्यान से समझेंगे तो माँ बाप में दोनों के पास कम से कम 2 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 2 करोड़ रुपए की संपत्ति है अभी फिलहाल में। माँ बाप हो चुके हैं बूढ़े, ठीक है, और राजू और मोहन रहते हैं अलग अलग। तो राजू और मोहन ये चाहेंगे कि राजू, माँ बाप जो है, क्योंकि इनके पास 2 करोड़ है, तो माँ बाप में ये चाहेंगे, मतलब राजू और मोहन ये चाहेंगे कि माँ बाप हमारे पास रहे, हमारे पास रहे। हमारे पास रहने का मतलब ये है कि अब ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे पास रहने के मोहन के माँ बाप नहीं है तो दोनों के। लेकिन राजू ये चाहेगा कि वो मेरे पास रहे, और मोहन ये चाहेगा मेरे पास रहे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर मोहन अपने पास रखेगा तो ऐसा लगेगा कि राजू नहीं ले सकता उन पैसों को। मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि राजू 2 करोड़ अपने पास सीधे सीधे ले सकता है। और ऐसा राजू अगर करेगा, राजू भी यही चाहेगा कि अगर मैं अपने पास, मतलब मेरे माँ बाप है, मेरे पास मैं रखूंगा, तो मोहन नहीं जबरदस्ती ले सकता। होता है ना कि लोग जबरदस्ती ले लेते हैं, अंगूठा लगवाएंगे रात में या साइन मरवा दिए, पूरा पैसा खत्म, है ना। तो ये दोनों के मन में चल रहा होगा, है ना। अब दोनों आवा भगत में लगे होंगे। राजू चाहेगा कि माँ बाप हमसे खुश रहें ताकि हमको पैसा दे दे, मोहन चाहेगा हमको दे दे, और हम खुश रखेंगे तो हमको दे देंगे। दोनों यही चाहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों ये नहीं कर सकते कि एक लोग रजिस्ट्री मरवा दे कि नहीं ये मेरा पैसा हो जाएगा। पैसा तो दोनों का है, लेकिन दोनों ये चाहेंगे कि हमारी ओर रहें। अगर मान लीजिए राजू ज्यादा इंप्रेस कर रहा है, तो इसका मतलब माँ बाप किसकी ओर रहेंगे। यानी राजू के पास एक कैपेबिलिटी अगर है कि माँ बाप को अट्रैक्ट कर ले रहा है, यानी उनको अपनी ओर सम्मोहित कर ले रहा है, तो माँ बाप किसकी ओर झुके हुए रहेंगे, राजू की ओर। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि 2 करोड़ उसकी केवल मिलेंगे। लेकिन इससे राजू की सिक्योरिटी क्या हो गई, बढ़ गई। आएगा समझ में। वैसे ही ये ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि इसकी जो लालच वाली टेंडेंसी, अब इसके सामने इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसको लगेगा कि हम जब चाहेंगे नहीं लेंगे, जब चाहेंगे ले लेंगे। ऐसे राजू सोचेगा कि अब तो माँ बाप मेरे पास रहे, तो जब चाहूंगा मैं क्या कर लूंगा, 2 करोड़ ले लूंगा। इसको क्या पता, माँ बाप ने पहले प्लान कर लिया है, ठीक है ना। अगर वो ऐसा कर लेगा तो फिर मोहन से रिश्ता नहीं रह जाएगा, फिर माँ बाप का रिश्ता क्या हो जाएगा, खत्म। भाई 2 करोड़ रुपए अगर राजू को दे देते हैं माँ बाप, तो फिर मोहन से कोई रिश्ता रहेगा ही नहीं।
मोहन रखेगा रिश्ता? नहीं रखेगा भाई, मोहन को भी तो पैसा चाहिए, मोहन भी तो उनका लड़का है, यही कारण है। सेम कंडीशन यहाँ पे है। आई होप समझ में आ गया होगा कि भाई ए के पास ये लालच वाली कैपेबिलिटी है, तो ए क्या कर लेगा, इसको खींच लेगा, लेकिन अपनी ओर थोड़ा सा रिपेल करके, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर है तो थोड़ा सा और नजदीक हो जाएंगे, बी से देखोगे तो दूर हो जाएंगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बी से क्या हो गया, दूर। क्योंकि बी के पास लालची नहीं, यानी मोहन लालची नहीं था उतना, राजू ज्यादा लालची था, उसने अपने अट्रैक्ट कर लिया। क्लियर है? बस यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक, अब इसी में एक और आता है, जब आप पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या भैया? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि कोई आइसोलेटेड एटम, यहां पे देखो मैंने बोला पहला ही टर्म खत्म, डिफरेंस यहीं से आ जाएगा, आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, यहां पे इसने पहला ही बोला बॉन्डेड एटम होना चाहिए, भाई शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे बॉन्डेड एटम मतलब कह रहा है कि बॉन्ड बनाए हुए एटम की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, आइसोलेटेड एटम। तो मेन डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, कि यहाँ पे भैया दो लोग आएंगे तब काम बनेगा, यानी बॉन्ड बनाएंगे, कोई एटम किसी के साथ बॉन्ड बनाया तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब चेक करेंगे, जब एक एटम अकेले रहेगा, तब हम ये देखेंगे कि एक एटम कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, एफिनिटी का मतलब टू लव, कितना प्यार करता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर वो समाहित कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन को दिखा के भगा दिया जाएगा उसको, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को रखेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन रखता है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, कितना इलेक्ट्रॉन वो रख सकता है, कैपेबल है, मतलब अपने पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए नेचुरली वो रखा हुआ है, उसके अलावा वो कितना रख सकता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्यों अट्रैक्ट करेगा, केवल रखेगा नहीं, ठीक है ना। तो बस हल्का सा अट्रैक्ट करने से क्या होगा, हल्का से इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल चार्ज, लेकिन यहाँ पे तो रख रहा है ना, तो इसके ऊपर पूर्ण रूप से क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि हल्का सा बस अट्रैक्ट कर रहा है, अंदर नहीं ले जा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है, अंदर लेके जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, और एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, इसका मतलब माइनस चार्ज बढ़ रहा है, तो एटम के ऊपर क्या आते जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, तो आई होप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप समझ गए होंगे, चूंकि सिमिलर थे इसलिए मैंने बस बता दिया, तो मैं अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं समझाने वाला हूँ कि वो क्या होता है, क्योंकि उसका हमारे जीवन में अभी फिलहाल में यहाँ पे, जीवन छोड़िए यहाँ पे कोई यूज नहीं है। अब क्वेश्चन आता है सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आखिर इफेक्टेड किससे है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्टेड किससे होती है, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो भैया डराते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, चेंज करवा देते हैं। तो सबसे पहला जो है फैक्टर वो है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, यानी किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी अगर उसके अंदर जेड इफेक्टिव क्या रहेगा, ज्यादा। मतलब सर जेड इफेक्टिव क्या होता है भैया, जेड इफेक्टिव का मतलब होता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कितना भयंकर बनाता है। मतलब अगर किसी के ऊपर, मतलब कोई प्रोटॉन है, कोई एटम है, उस एटम के अंदर का जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन पे इतना भयंकर पकड़ बना के रखा हुआ है कि उसके इलेक्ट्रॉन हिल डुल नहीं पा रहे हैं। हिल डुल का मतलब इधर से, मतलब चाहे तो एक जगह से दूसरी जगह भाग जाए तो ऐसा संभव नहीं है, तो इसका मतलब उसकी जेड इफेक्टिव क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जेड इफेक्टिव का अर्थ यही होता है। एक सेकंड रुकेंगे, चलिए देखिएगा, तो प्रोटॉन कितना इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की एफिनिटी रखता है, पावर रखता है, उसी को हम लोग जेड इफेक्टिव पावर बोलते हैं। ठीक है, जेड इफेक्ट का मतलब कि प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को कितना अपने ओर होल्ड कर सकता है, यानी न्यूक्लियस कितना इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तो अगर किसी एटम का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब इसके पास पावर है इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने की, ठीक है ना, यानी इतना ही वो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने की क्षमता उसकी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसने बोला कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर प्रोटॉन है, तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसके पास कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ेगी। कंट्रोल करने की क्षमता का मतलब है कि भैया वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कंट्रोल दैट मीन्स भैया प्रोटॉन क्या है, प्लस चार्ज वाला है, प्रोटॉन प्लस चार्ज वाला, दैट मीन्स वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो उतना ज्यादा उसके पास अट्रैक्ट करने की क्षमता क्या होगी, अपनी ओर ज्यादा रहेगी। इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाना चाहता है तो जा नहीं पाएगा, वो कहाँ खींच के रखेगा, अंदर, वो तो अंदर की ओर खींचेगा। तो अगर ये ज्यादा रहेगी तो क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर बढ़ रहा होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा ही खींचेगा, और बाहरवा से कोनो इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देगा, नहीं कर देगा। तो मेन कहानी, मेन फंडा यही है कि इलेक्ट्रॉन
कि किसी एटम की जेड इफेक्टिव पावर बढ़ती है तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। यानी अगर ए और बी है, ए और बी है, तो ए और बी में मैं बोल रहा हूँ कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तो इसका मतलब ए के पास जो जेड इफेक्टिव पावर है वो ज़्यादा है बी के जेड इफेक्टिव पावर से। कहने का सीधा अर्थ यह है, ठीक है, बिल्कुल। ये तो पहला हो गया, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है कि साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एटम, यानी एटम की साइज यदि बढ़ेगी तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाएगी। सबको पता है क्या कर रहा है यहाँ पे, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट कर सकता है, यानी कितना अट्रैक्ट कर सकता है। अट्रैक्ट कैसे करेगा? थ्रू द फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉब्लम यही रही है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है दूरी के। इसका मतलब जितना ज़्यादा दूरी बढ़ेगी उतना ज़्यादा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। फोर्स कम होगा यानी खींचने का जो प्रस्ताव है, जो आकर्षण करने का प्रस्ताव क्या होगा, कम। भाई साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ने का मतलब क्या है, ये रहा साइज बढ़ गया। साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियस तो यहाँ पे रहेगा बीच में, और ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसको कैसे खींच पाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ गई है ना। लेकिन अगर ये छोटा रहता तो छोटा यानी दूरी कम है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा, तो अट्रैक्शन पावर्स क्या रहेगी इसकी, ज़्यादा। तो जितना साइज बढ़ते जाता है एटम की उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, घटते जाती है। समझ में आई बात? यही कारण है कि मैंने अभी जस्ट लिखा कि नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है किससे, फास्फोरस से। तो कारण क्या है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में जब जाओगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइज बढ़ जाएगा किसका, फास्फोरस का, और नाइट्रोजन का साइज क्या होगा, कम होगा उसके अपेक्षा। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा रहेगी और उसकी कम रहेगी। तो मैं ऐसे तुक्का मार के नहीं बोल रहा हूँ, ये कारण ये है, ठीक है। मुझे बस दो ही जानना है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। मतलब अब इसके अंदर ब्रीफली नहीं पढ़ना, ये टॉपिक हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, तो इससे ज़्यादा मुझे जानना नहीं है, ठीक है। तो कैसे साइज बढ़ने से किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है वो मुझे समझाना था और वो आपने समझ लिया, ठीक है, बिल्कुल सर। अब मैं आता हूँ, पकड़ता हूँ किसी को, जैसे मैं फास्फोरस को पकड़ता हूँ। तो फास्फोरस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं फास्फोरस के लेता हूँ। फास्फोरस यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या होंगे, इसके पास लोन पेयर होंगे। इसी तरीके से मैं इसके बाद जब आऊँगा तो आर्सेनिक को पकड़ूंगा। आर्सेनिक को जब मैं पकड़ूंगा तो यहाँ भी दो लोन पेयर होंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको एंटीमनी को ले लूँगा, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ले लिया सबको। अब समझना क्या हो रहा है यार, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रही है। अच्छा, ये जो दिख रहा है आपको, ये 3s का है। भाई आपने देखा हुआ है कि 3s2 3p3, 3s2 का मतलब ये यहाँ पे लोन पेयर है s वाले ऑर्बिटल में, 3 के s ऑर्बिटल में लोन पेयर ये यहाँ पे है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये यहाँ पे है, यहाँ पे हो गया। तो 3 यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये ऐसा 3p1 है, 3p2 है, और ये 3p3 है, जबकि ये क्या है पूरा का पूरा 3s2 वाला, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे जब जाओगे तो ये किसका हो जाएगा, 4s2 4p3, यही ना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4p1 4p2 4p3, और ये क्या हो जाएगा आपका 4s2, हो गया। यहाँ पे आओगे तो ये किसका है, 5s2 का है, और यहाँ पे क्या हो गया 5p1 5p2 और 5p3। कोई दिक्कत नहीं सर, 5p1 5p2 का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं 5px 5py 5pz। चलिए वो सब छोड़ते हैं, अब थोड़ा सा समझते हैं हम बात को, ठीक है। बेसिक, बहुत बहुत बेसिक है। आपको भी पता है कि अगर मैं 3s से 4s में जा रहा हूँ, 3s से 4s में जा रहा हूँ, तो s ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है, हाँ या ना। s ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर रही है नहीं कर रही है। भाई जितना एनर्जी 3s में होगी क्या उतनी ही एनर्जी 4s ऑर्बिटल में होगी, नहीं सर। हम नेक्स्ट ऑर्बिटल में जा रहे हैं, नेक्स्ट वैलेंस सेल के अंदर जा रहे हैं, या नेक्स्ट सेल में जा रहे हैं, तो इसका मतलब एनर्जी का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो 3s के अंदर एनर्जी होगी और 4s के अंदर एनर्जी होगी, तो 4s में ज्यादा होगी। 4s में एनर्जी ज्यादा होने का मतलब परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे s ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ रही है ना, तो s ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ने का मतलब परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा परसेंट एस कैरेक्टर, यहाँ पे किसमें, फास्फोरस के अंदर, अच्छे से देखना परसेंट एस कैरेक्टर यहाँ पे देखूंगा तो ज्यादा होगा, हाँ होगा।
लेकिन जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे उससे भी ज्यादा होगा। न्यूक्लियस से दूर हो रहा है तो न्यूक्लियस से दूर होता है, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? परसेंट एस कैरेक्टर दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है ना, तो एस का जो कैरेक्टर है वो तगड़ा होता जा रहा है ना। आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात को मैं एकदम समझ रहा हूँ। आप जो ये कह रहे हैं जब ये 4s है तो ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ये क्या हो गया, दूर हो गया, लेकिन एनर्जी तगड़ी बढ़ी कि नहीं बनी? यहाँ पे एनर्जी बढ़े इसके रिस्पेक्ट में देखो ना, अभी इसके रिस्पेक्ट में क्या है कि यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझो, यहाँ पे पकड़ो अभी फिलहाल में, वहां से मत पकड़िए, वहां से कनेक्ट करेंगे तो फिर कंफ्यूजन आएगा। अभी मैं उसको भी दूर करता हूँ, लेकिन पहले एक एक को पकड़ के चलते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर क्या होगा, और बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी क्या हो गई, और बढ़ गई, और बढ़ गई, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 3p की बात करूंगा और फिर 4p की बात करूंगा और 5p की बात करूंगा, एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो एनर्जी का लेवल बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा सर, एनर्जी का लेवल इन परसेंट पी कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ रहा है ना। तो यानी यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे जो परसेंट पी कैरेक्टर होगा बढ़ा है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, और यहाँ पे इससे कंपैरिजन अगर किया जाए तो परसेंट पी कैरेक्टर और बढ़ गया, और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बिल्कुल। चलो, बेसिक फंडा यही है। अब जब आपको भी पता है कि अगर परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा दबाएगा, ज़्यादा दबाएगा, समझ में आ रहा है ना, आपने पढ़ा हुआ है। परसेंट एस कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है, चूंकि ये लोन पेयर का परसेंट है ना, अगर ये बॉन्ड का होता तब कुछ बात और होती, तब हम ऐसे बोलते हैं कि परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ता है, यानी परसेंट एक्स कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। इतना बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल किसके बीच में बनता है, सराउंडिंग एटम और सराउंडिंग एटम के बीच में, है ना, सराउंडिंग एटम के बीच में बनता है, क्योंकि ये तो सेंट्रल एटम के अंदर परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ा ना, तो परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसकी साइज क्या हो रही है, और बल्कि हो रही है। तो बल्कि हो रही है तो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा स्पेस मिल रहा है ट्रेवल करने के लिए, क्या करने के लिए, रिपेल करने के लिए, तो इधर भी रिपल्सन बढ़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कम बल्कि होंगे, यहाँ पे इससे भी कम बल्कि होंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा बल्कि हो जाएंगे, तो ये और रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन और दबेंगे, दबेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन और भी देखो, ये दबेंगे कैसे, पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, पी कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इनके अंदर इलॉन्गनेस बढ़ रही है ना, यहाँ पे इलॉन्गनेस इतनी इतनी होगी, यहाँ पे इतनी 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 होगी, और यहाँ पे इतनी हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन और दूर भाग आए, और इलेक्ट्रॉन और दूर भाग आए अगर, तो फिर क्या होगा, बॉन्ड एंगल और कम होगा। यानी यहाँ पे हमने सीखा है कि परसेंट पी कैरेक्टर बढ़ाओ तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। समझ में आया? तो क्या हो रहा है, ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है कि कम करो, भागो जल्दी अपने पास पास, और नीचे वाला भी यही कह रहा है कि पास पास आ जाओ, क्योंकि हम लोग तो दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल हो रहा है कि छोटा होते जा रहा है, नहीं हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। यही कारण है कि एंगल में क्या आ रहा है, चेंज। अब यही कारण है कि उसने क्या बोला था कि सराउंडिंग एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सॉरी सेंट्रल एटम, सॉरी सराउंडिंग एटम का बोलता है, सॉरी सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ध्यान देंगे 2.5 से क्या होनी चाहिए, कम या उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सराउंडिंग एटम की अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। समझ में आ रहा है? सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा तो क्या होगा, दिक्कत होगी, सेंट्रल एटम के अंदर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, वहां पे आएगा समझ में, तो इसलिए वहां पे क्या होना चाहिए, कम। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए क्या होनी चाहिए, कम। तीसरी बात क्या बोली गई थी कि उसके पास लोन पेयर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ध्यान से देखना, एक लोन पेयर होगा तो लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड एंगल और क्या करेगा, छोटा करेगा। अगर बॉन्ड एंगल यहाँ पे नहीं होता तो फिर इतना इफेक्ट नहीं डालता। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए वो दो कंडीशन को वहां पे अप्लाई किया गया। कारण समझ में आ गया? ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया कि ड्रैगो रूल क्या होता है। ड्रैगो रूल क्यों आया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन फेल हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन कब फेल होगा, जब एनर्जी का डिफरेंस, मेन पढ़ना यही है, एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा, किसके बीच में, जिन ऑर्बिटल को मिक्स करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे दिखाई देते हुए मिलेंगे, आपको मैं समझा दूँ, तो वो मिलेंगे आपको नाइट्रोजन किस किस ग्रुप के अंदर आता है बताइए, 15th ग्रुप के अंदर आता है,
और 16th ग्रुप के अंदर आता है आपका ऑक्सीजन, है ना। 15 के अंदर नाइट्रोजन, 16 के अंदर ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन वाला ग्रुप आता है यानी हाइड्रोजन फैमिली, 18 में क्या आता है नोबल गैसेस। तो आपको सबसे ज्यादा जिसमें मिलेगा देखने के लिए वो किसमें मिलेगा 15th और 16th पीरियड में, सॉरी ग्रुप में, 15th और 16th ग्रुप में। ग्रुप तो ये होगा। और दूसरी बात है 15th 16th ग्रुप में नहीं नजर आएगा। और दूसरी बात थर्ड पीरियड से, कहाँ से थर्ड पीरियड से, मतलब जैसे मैं 15th ग्रुप को अगर लिखी 15th ग्रुप में, तब ये जस्ट मैंने ये देखा NH3 था, PS3 था और ASH3 था, फिर आपका था SbH3। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 16th वाले ग्रुप को लिखूं तो क्या होगा H2O होगा और फिर उसके बाद क्या आता है SH3 हो जाएगा, ठीक है SH3। उसके बाद सेलेनियम S3 हो जाएगा, फिर TeS3 हो जाएगा। तो अगर मैं ये देखोगे तो ये सेकंड में है, सेकंड पीरियड, ये थर्ड में है, ये फोर्थ में है, ये फिफ्थ में है, आएगा। यहाँ पे जब देखोगे आप तो यहाँ से देखोगे यानी थर्ड पीरियड से जब जाओगे तो ये सब के सब कैसे होंगे प्योर ओवरलैपिंग वाले होंगे। कैसे होंगे प्योर ओवरलैपिंग वाले होंगे, यानी यहाँ पे नो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। थर्ड पीरियड से बड़े वाले, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थर्ड पीरियड से बड़े वाले, तो नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो किस कंडीशन में नहीं होगा, तो 3-4 कंडीशन मैंने बता दिए। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कैसा होगा आपका 90 डिग्री के अप्रॉक्स होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग में होता ही है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लगभग क्या बनाएंगे 90 डिग्री पे ही आपको नजर आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस 90 डिग्री ही होगी, ठीक है। ओवरलैपिंग जब प्योर है ओवरलैपिंग, वो प्योर ओवरलैपिंग का मतलब समझ गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है ये भी समझ गया, सब समझ में आ गया। तो ये आपको यहाँ पे ज्यादा नजर आएंगे, बाकी जगहों पे देखो ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एलिमेंट्स अपने आप में ये सगे नहीं होते, इनकी प्रॉपर्टी कोई डिफाइन नहीं किया जा सकता। इनकी प्रॉपर्टी आप ये कहिए कि एक कॉमन प्रॉपर्टी सबके पास है, तो बस नाम के लिए कॉमन प्रॉपर्टी वो चेंज होती रहती है, ठीक है ना, इनकी एक्टिविटी के अनुसार। फिलहाल में ये जो मैंने अभी तक बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने लगभग कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। तो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जितनी भी बातें थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, और आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कोवैलेंट बॉन्ड को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एमर्स। और कोई भी अगर डाउट होगा या कोई भी एरर होगा वीडियो के अंदर तो ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा या लिखिएगा, ताकि मैं आपको बता पाऊँ या उसको समझा पाऊँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एमर्स।